चलिए देखिएगा, तो भारत के इतिहास में मध्यकाल का इतिहास और मध्यकाल के इतिहास में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। इससे पहले जो है मुगल काल के प्रमुख शासकों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने बाबर का समय पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हुमायूं का समय पढ़ा, हुमायूं के बाद जो है हमने अकबर, जहांगीर और शाहजहां का समय पढ़ लिया है। कल हमने अंतिम बिंदु पर जो है शाहजहां के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से शाहजहां के अंतिम दिनों में जो है एक उत्तराधिकारी युद्ध होता है और उस उत्तराधिकारी युद्ध में जो है औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार करके अंतिम तौर पर जो है उत्तराधिकारी प्राप्त कर लेता है, यानी राजगद्दी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो अब इस बात को याद रखिएगा कि एक्चुअल में अभी तक आपने जितने मुगलों के बारे में पढ़ा, तो वो मुगल जो शासक थे वो कहीं ना कहीं इतने कट्टर नहीं थे जितना जो है औरंगजेब के बारे में आप पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो औरंगजेब के समय जो है बहुत कुछ परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के काल को आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ये शाहजहां, ठीक है, जहांगीर या अकबर के समय से जो है बिल्कुल विपरीत समय गुजरने लगता है भारत के क्षेत्र में। और इसका जो शासनकाल रहा है, अकबर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा शासन करने वाला व्यक्ति है, लगभग 50 साल इसका भी रहा शासन का, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि औरंगजेब के बारे में, ठीक है, औरंगजेब का जो समय रहा है उसमें महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान देना होगा और साथ ही साथ ध्यान देना होगा कि औरंगजेब का जो शासनकाल रहा है, ठीक है, औरंगजेब के बारे में देखिएगा। तो औरंगजेब का जो शासनकाल रहा है याद रखिएगा, जब इसके शासनकाल को आप देखेंगे तो ये है आपका 1658 से लेकर 1707 तक का, ठीक है। और 1707 तक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुगल के कालों को या मुगल शासन पद्धति को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो पूर्व मुगल काल और उत्तर मुगल काल के तौर पर जो है हमने इसे दो भागों में देखा है, ठीक है। तो जैसे एक बात समझिएगा कि ये जो वो समय है औरंगजेब का समय, वह इस प्रकार का समय है जो यह दर्शाता है कि मुगलों के अस्तित्व में या साम्राज्य विस्तारता में सबसे लंबा जो साम्राज्य विस्तार हुआ था वो औरंगजेब के समय हुआ था, ठीक है। औरंगजेब के समय जो है बहुत ज्यादा इसके भारत के क्षेत्र में मुगलों का साम्राज्य विस्तार हुआ, परंतु यह वही समय है जहां पर यह असफलता भी देखने को मिलता है कि इसके बाद जो है मुगलों की शक्ति, उसकी पराकाष्ठा या मुगलों के संबंध में जो सारी नीतियां हैं वो धीरे धीरे असफल होने लगती है और अंततः मुगलों का पतन यहीं से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुगलों के पतन की जानकारी जो मिलती है वो औरंगजेब के शासनकाल से मिलती है। हालांकि औरंगजेब ने जो है एक लंबा समय तक शासन किया, परंतु जो इसकी नीतियां थी याद रखिएगा, चाहे वो राजनीतिक नीति हो, चाहे वो धार्मिक नीति हो या फिर अन्य प्रशासन नीतियों के बारे में अगर बात करेंगे तो सभी में औरंगजेब के संबंध में एक विभिन्न प्रकार की जो कट्टरता है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है इसकी उच्च, ठीक है, इसकी उच्च जो विशेषता है, यानी औरंगजेब की कुछ विशेषताएं भी है। अब इसमें देखिए औरंगजेब की कुछ बातों पर अगर हम विशेषता को ढूंढे तो याद रखिएगा नैतिकता में इसकी काफी बड़ी विशेषता देखी गई है, यानी मुगलों के संबंध में जहां मुगलों के बारे में यह कहा जाता था कि उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं या फिर विभिन्न स्त्रियों के साथ संबंध थे या फिर उनके हरम या विभिन्न प्रकार के जो उनकी एक चारित्रिक विशेषता को देखी जाती है, उनसे विपरीत अगर हम औरंगजेब की विशेषता को देखें या औरंगजेब की नैतिक विशेषता को देखें तो औरंगजेब की जो है एकमात्र बीवी थी या पत्नी थी, याद रखिएगा। और इसने जो है उन सभी प्रकार के चारित्रिक जो नैतिकवाद को दूषित करने वाले जो चीजें थी याद रखिएगा उन सभी को समाप्त कर दिया अपने जीवन काल में, या फिर ऐसा कहा जा सकता है इसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया या फिर विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यों को समाप्त कर दिया जो कि सामाजिक दुर्गति को बढ़ाने वाली चीजें थी। तो उन सभी के आधार पर देखें तो कहीं ना कहीं जब इसके धार्मिक या राजनीतिक प्रचुरता को देखें या नीति को देखें तो कहीं ना कहीं इससे असफलता का एक मार्ग प्रशस्त होता है। और वहीं अगर हम लोग इसके चारित्रिक नैतिकता को देखें तो याद रखिएगा ये काफी उच्च माना जाता है और यही कारण है कि इसे जो सुन्नी संप्रदाय था या फिर इस्लाम जो संप्रदाय था याद रखिएगा इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जिंदा पीर मुगल काल में जो है एकमात्र शासक को कहा गया है, याद रखिएगा। अच्छा, जिंदा पीर क्या होता है याद रखिएगा, तो पीर जो होते हैं ना याद रखिएगा दरगाह को कहा जाता है, ठीक है। पीर यानी जहां से जो है आपको एक तरीके से सामाजिक जो गतिवेश है उसके लिए जो है ऐसा माना जाता है कि दरगाह जो होते हैं ये हमारे हमारे समाज के लिए या फिर जो इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ना। दरगाह के बारे में आपने सुना होगा। तो एक तरीके से जिंदा पीर का मतलब जीवित नैतिक व्यक्ति, ठीक है। तो एक प्रकार से ऐसा नैतिक व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के जो इस्लाम के लिए जो है सभी की सभी चीजें दुष्कर है उन सबको समाप्त कर दिया इसने, जैसे शराब पर बंदी करा दिया, वैश्यालय को बंद करा दिया, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य जो समाज को दुर्गति की तरफ लेके जा रहे थे वो सबको इसने बंद कराया था। लेकिन वही धार्मिक नीति के आधार पर देखा जाए तो इसने जो है शरीयत कानून के तहत जो है राज्य को चलाने का प्रयास किया और ऐसी अवस्थाओं में जो है बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ, संघर्ष हुआ और इसी कारणों से जो है
छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ और अंततः जाकर मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। जैसे मराठों का उदय इसी समय होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी के साथ जो है राजपूतों के साथ अगर आप इसके एक व्यवस्था को देखेंगे तो अकबर के समय कहीं ना कहीं राजपूतों का जो संबंध था वो काफी अच्छा संबंध माना जाता है। अकबर के समय जो है राजपूत राजाओं का जो संबंध था काफी अच्छा था। परंतु अगर आप औरंगजेब के समय की बात करेंगे तो औरंगजेब ने जो कुछ इस प्रकार के इस्लामिक धार्मिक नीतियों को अपनाया था जिसके कारण जो राजपूत थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है औरंगजेब की नीतियों से काफी विरोध में आ चुके थे। और ऐसे कारणों से जो है आपको देखने को मिलेगा कि राजपूतों ने भी संघर्ष किया किसके साथ, औरंगजेब के साथ, ठीक है। तो इन आधारों को हम देखेंगे, याद रखिएगा, औरंगजेब की इस शासन काल में, ठीक है। तो देखिएगा औरंगजेब जो है, याद रखिएगा, उत्तराधिकारी युद्ध आपको याद होगा। उत्तराधिकारी युद्ध में आपको आपको याद करा दूं कि उत्तराधिकारी युद्ध में जो है औरंगजेब के समय जो है, याद रखिएगा, काफी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण रूप से क्या था, क्योंकि शासन में ये शासक नहीं था, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि ये उत्तराधिकारी था और उस आधार पर जो ये युद्ध लड़ा था, इसलिए इतिहास में इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से नहीं दिखाया गया है। लेकिन याद रखिएगा, धम्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और उसके बाद देवराय का युद्ध, ये तीन युद्ध सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं उत्तराधिकारी युद्ध में, ठीक है। तो नाम भी याद रखिएगा, धम्मर, धमरट और उसके बाद सामूगढ़ और उसके बाद देवराय का युद्ध, ठीक है। ये तीन युद्ध का नाम याद रखिएगा। चलिए, तो देखिएगा अब देखिएगा औरंगजेब का जो जन्म हुआ है, ठीक है, आपको जानकारी है इसकी माता माता जो है अर्जुमन बानो बेगम जो है, जिनको मुमताज के नाम से जाना जाता है, उनकी कुल कितनी संतानें थी, 14, ठीक है। 14 में से 7 जीवित थे और 7 की मृत्यु हो गई थी। अब उन सातों में से याद रखिएगा, जिनमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, ठीक है। अब उसी के आधार पर याद रखिएगा, उन 7 पुत्रों में जो है 4 पुत्रों में जो है, याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर, ठीक है, तीसरे नंबर पर याद रखिएगा औरंगजेब का नाम आता है। और इस आधार पर याद रखिएगा कि अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो दारा सिको, ठीक है, उसी प्रकार शाह सूजा, औरंगजेब, ठीक है, और मुराद का नाम आता है, ठीक है। तो देखिएगा इसका जन्म जो हुआ था 3 नवंबर 1618 को जो है इसका जन्म हुआ, याद रखिएगा। अच्छा, कहां पर यह जन्म हुआ था, तो यह भी कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि अकबर के समय, देखिए हमेशा कंपेयर कीजिएगा थोड़ा सा एक बात को, खासकर अकबर के साथ। अकबर का पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। तो अमरकोट में हुआ है, याद रखिएगा, राजा वीर साल के महल में हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें जो है ना, इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चंस को, क्योंकि देखिए इतिहास कभी बदलेगा नहीं, और एक अच्छी बात यही है कि जो बदलेगा नहीं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो लंबे समय तक हमेशा रहेगा। बस शर्त यही है कि आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए आपके अंदर कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल इतना मत डेवलप हो जाए कि आप ये डेवलप कर डालें कि आप उसको पढ़ना ही बंद कर दें। होता है कई बार, जब हम एक बार पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो बोलते हैं अरे हमने तो पढ़ा हुआ है, लेकिन जब इससे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो वो बनते नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए पुनः जो है अपनी पुस्तक को वापस पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपिक्स पर बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तो याद रखिएगा, उज्जैन के निकट एक क्षेत्र है, याद रखिएगा, दोहद, ठीक है। उज्जैन के निकट एक नाम है दोहद नामक एक क्षेत्र है, याद रखिएगा, यहीं पर औरंगजेब का जन्म हुआ था, ठीक है। माता और पिता तो आप जानते ही हैं। ठीक है, माता का नाम है अर्जुमन बानो बेगम, ठीक है। तो अर्जुमन बानो बेगम जो है, याद रखिएगा, माता का नाम है, और पिता जो है शाहजहां, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा इसने जो है 2 बार, ठीक है, हालांकि इसके बारे में अगर हम बात करें, याद रखिएगा, तो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो है ना, इसकी जो नीति थी औरंगजेब की, सबसे खास बात क्या थी, याद रखिएगा, तो औरंगजेब ने जो है ना जो भी सीखा है वो प्रैक्टिकली सीखा है। कहने का मतलब है कि इसे जो है कंधार के युद्ध में भेजा गया था, मध्य एशिया के युद्ध में भेजा गया था, ठीक है, किला फतह करने के लिए इसे काफी ज्यादा जगह भेजा गया, याद रखिएगा। और दक्षिण के क्षेत्र में तो 2-2 बार या 3-3 बार क्या हुआ, सूबेदार बना रहा। इसके कारण जो है ये सेनापति के गुण इसमें अपने आप डेवलप हो गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो इसकी जो युद्ध कौशल थी, सेनापति का नेतृत्व था, या विभिन्न प्रकार के जो आयाम थे इसके लिए, ठीक है, इसके कारण जो है इसके उत्तराधिकारी युद्ध में जीतने का बहुत ज्यादा चांस हो गया था। और यही कारण है कि उत्तराधिकारी युद्ध में जीता भी और शासक बना, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी आधार पर याद रखिएगा कि इसने जो है
राज्याभिषेक कराया था। इसका राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला राज्याभिषेक के संबंध में कहा जाता है, याद रखिएगा, इसने जब राज्याभिषेक कराया तो इसके राज्याभिषेक का समय जो था, ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, याद रखिएगा, कि इसने जो है जैसे ही धम्मड़ और सामूगढ़ के युद्ध को जीता उसके बाद अपना राज्याभिषेक करा लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो जुलाई 1658 में इसने पहला राज्याभिषेक कराया था। और दूसरा जो है, याद रखिएगा, जून 1659 में 59 में। ठीक है, तो ये 2 बार राज्याभिषेक कराता है, याद रखिएगा। पहले राज्याभिषेक कराने के जो संबंध में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, कि इसने पहला राज्याभिषेक जब कराया था तो ये केवल एक सामान्य तौर पर जो है, जिसमें इसने केवल बाकी अपने 2 भाइयों से जीता था, यानी मुराद को जो है समाप्त कर दिया था छल के द्वारा। ठीक है, और वही सासूजा भी समाप्त हो चुका था। उसी के बाद जो है औरंगजेब ने जो है अपना राज्याभिषेक करा लिया था। ठीक है, लेकिन जब दूसरे राज्याभिषेक की बात की जाती है तो दारा सिकोह अभी बचा था। अंततः जब दारा सिकोह की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, और शाहजहां को बंदी बना लिया जाता है, तब जाकर जो है इसने दूसरा राज्याभिषेक कराया था, याद रखिएगा, जो कि इस समय इसका राज्याभिषेक हुआ था और इस समय जो है इसने उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा, इसकी उपाधि ठीक है, इसकी उपाधि जो है काफी लंबी चौड़ी ही, याद रखिएगा, जैसे कि सभी लोगों ने अपनी उपाधि धारण की, याद रखिएगा, मुगल शासकों में। तो याद रखिएगा, अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन, अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन, अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब, मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर, अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर। और उसके बाद जो है इसका एक नाम है, याद रखिएगा, इसी से जोड़ा जाता है, आलमगीर। ठीक है, बहादुर आलमगीर। इसके बाद कहा जाता है बादशाह गाजी, ये इसका नाम है, याद रखिएगा, जिस नाम से जो है इसने राजगद्दी में बैठा, उपाधि लिया। तो याद रखिएगा, अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका प्रारंभिक नाम। तो कई बार जो है ना क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, कि आलमगीर के नाम से जो है किसने उपाधि ली थी, तो याद रखिएगा ये आलमगीर के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, इसमें क्या नाम याद रखना है, मोहिनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब का नाम याद रखना है। ठीक है, मतलब मोहिनुद्दीन तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने जितना भी नाम पढ़ा, जैसे जलालुद्दीन, नसरुद्दीन, ठीक है, तो जितने भी नाम आप पढ़ते जा रहे हैं, याद रखिएगा, सभी का प्रारंभिक नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी नाम है सभी कंफ्यूज करेंगे और एक दूसरे से मैच नहीं करते, याद रखिएगा। ठीक है, कोई जलालुद्दीन है, कोई बदरुद्दीन है, कोई नसरुद्दीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी नाम आप देखते जा रहे हैं वो सभी के नाम जो है कभी भी मैच नहीं होंगे। तो ये एक अच्छी बात यह है कि बस आपको ध्यान रखना कि पहला शब्द कौन सा है। ठीक है, बाकी शाहजहां का नाम तो ऐसे ही याद होता है आपको। ठीक है, अकबर, ये बाकी पीछे का नाम तो आपको जल्दी याद हो जाते हैं, बस शर्त यही है कि सामने के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रारंभिक समय जो है इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके गुरु का नाम था, याद रखिएगा, गुरु मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, इसके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम, मीर मोहम्मद हकीम के नाम से जाने जाते थे, याद रखिए इस गुरु। और इसकी मृत्यु जो है, याद रखिएगा, जो कि 1707 में होती है। ठीक है, इसकी मृत्यु 1707 में होती है, याद रखिएगा। और उसी के संबंध में बहुत सारी बातें भी कही जाती है, याद रखिए। कहीं पर कुछ इतिहासकार जो है इसे 1706 मानते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर याद रखिएगा 1707 ही इसकी मृत्यु हुई थी। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसकी जब मृत्यु होती है, ठीक है, तो इस समय कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की परिस्थिति थी इसके समय, कि इसकी पूरी फैमिली में लोग मर रहे थे इस समय। जब इसकी मृत्यु होती है उससे पहले याद रखिएगा इसकी सबसे छोटी बहन जो है गौहनारा, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके पुत्र वधु यानी बहू की मृत्यु हो जाती है। तो लगभग इस समय जो है एक ऐसा कहना चाहिए कि औरंगजेब ने अधिकांश लोगों की मृत्यु देखी अपने परिवार में इस समय में, अपने अंतिम समय में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी पुत्री का नाम जो है जेबुनिशा था, याद रखिएगा, जेबुनिशा। ठीक है, इसकी मृत्यु जो है 1704 में जो हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर वही इसका पुत्र का नाम जो है, याद रखिएगा, अकबर था।
ठीक है, इसके पुत्र का नाम अकबर था, याद रखिएगा, जिसकी मृत्यु भी जो है 1705 के आसपास जो है हो जाता है। ठीक है, जब अंतिम दौर पर देखेंगे, याद रखिएगा, इससे समय में 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है, याद रखिएगा, इससे पहले इसके दो नातियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस समय देखेंगे तो लगभग 15-16 लोग की मृत्यु इसके घर में हो जाती है। ठीक है, मतलब पुत्र पुत्री, वधु, जितने लोग को जोड़ेंगे रिश्तेदारी में जो है, उसके आधार पर आपको देखेंगे तो लगभग अधिकांश लोग के, इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से तो दुर्भाग्यवश हुआ ही, क्योंकि अंतिम समय में काफी विद्रोह होने लगा था, याद रखिएगा। इसके कारण, खासकर इसके धार्मिक नीति के कारण जो है ना, अब चूंकि भारत जो है एक हिंदू देश था, उस समय भी ऐसी स्थिति थी कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या थी। ठीक है, यानी बहुसंख्यक लोग जो है यहाँ पर हिंदू धर्म को मानते थे, और ऐसे में अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसको, इस्लाम धर्म को, और भी शरीयत कानून के तहत। ठीक है, देखिए, इस्लाम धर्म को मानने और लागू करने का जो आधार था, जैसे अकबर ने लागू किया या माना, तो उसके आधार पर कहीं पर भी द्वेष नहीं हुआ। लेकिन वही औरंगजेब के समय में क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसने जो है ना, इस्लाम उल दारुल के नियम को तोड़ते हुए जो है, ठीक है, इस्लाम उल दारुल का नियम जो होता है, याद रखिएगा, यानी काफिरों का भूमि या हिंदू भूमि को हम क्या कहते हैं, या फिर इस्लाम उल दारुल कहते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है उसे हर्ब करने का प्रयास किया गया कि हम इसमें क्या करेंगे, अब शरीयत कानून को लागू करेंगे, और जितने भी लोग हैं जो कि इसको स्वीकार करते हैं वो बचे रहेंगे, और जो स्वीकार नहीं करते उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है जितने मंदिर है, याद रखिएगा, जब इसमें कई बार आपको यहाँ पर बूथ सिकन जैसे शब्द मिलेंगे, याद रखिएगा, मूर्ति भंजक। ठीक है, तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने जो है बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया था। जब इसने मारवाड़ पर आक्रमण किया था तो लगभग 167 मंदिरों को तोड़ दिया गया था। ठीक है, सिर्फ एक आक्रमण पर 167 मंदिरों को तोड़ा गया। वही बिहार के क्षेत्र में, ठीक है, काफी मंदिरों को तोड़ा गया, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है। इसके समय में जो धार्मिक नीति को इंप्लीमेंट करने की जो बात की गई, वो बहुत ज्यादा भयावह था, और एक इसी परिस्थितियों को देखते हुए जो है छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ और उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, 4 मार्च 1707 को जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चार मार्च 1707 को इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी जब मृत्यु होती है, याद रखिएगा, तो इसने पहले ही अपने मृत्यु के संबंध में बोल दिया था कि मेरे मृत्यु में, ठीक है, मेरे मकबरे पर जो है किसी प्रकार का इमारत नहीं बनाना है। जैसे अगर आप देखेंगे मुमताज, ठीक है, शाहजहां, इनके मकबरे के ऊपर क्या बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है, इमारत बना हुआ है एक बड़ा सा। उसी प्रकार अधिकांश इमारत, एतमादुल्ला का मकबरा देखिए, ठीक है, उसी प्रकार बाबर का मकबरा देखिएगा, तो इनके मध्य क्या है, इनमें इमारत करके जो है बनाकर काफी भव्यता बनाई गई है। इसने बोल दिया था कि मेरे मकबरे में जो है किसी प्रकार की इमारत नहीं बनेगा। तो इसके मकबरे के संबंध में याद रखिएगा, इसका जो मकबरा है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा, दौलताबाद में। ठीक है, तो दौलताबाद में एक संत सूफी होते थे, याद रखिएगा, जिनका मकबरा है यहाँ पर, जिन्हें कहा जाता है जैम उल हक मजार, जैम उल हक का मजार है, याद रखिएगा यहाँ पर। और इन्हीं के तटवर्ती क्षेत्र में या फिर इन्हीं के पास जो है औरंगजेब को दफना दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिए, दौलताबाद से 4 मील की दूरी पर जो है यही मकबरा है, याद रखिएगा, शेख जैमुल हक के नाम से मजार है। ठीक है, और इन्हीं मजार के पास जो है ना औरंगजेब को दफनाया गया, और इसके ऊपर कोई भी मकबरा स्थापत्य नहीं बनाया गया, इमारत नहीं बनाया गया। ठीक है, तो देखिएगा, इसके बारे में संबंधित प्रारंभिक बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले देखिएगा, इसके संबंध में हम कुछ प्रारंभिक परिदृश्यों के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, उत्तराधिकारी युद्ध आपको याद है ना। उसी के बाद याद रखिएगा कि उत्तराधिकारी युद्ध के बाद जो है, पहले तो इसके पत्नी के बारे में भी याद रखिएगा, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कारण है, तो याद रखिएगा, इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था रबिया उद्दौला। ठीक है, रबिया उद्दौला। और याद रखिएगा, इसकी एकमात्र पत्नी थी। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा, इनको जो है दिलरास बानो बेगम के नाम से जाना जाता है, या रबिया बीबी के नाम से जाना जाता है। दिलरास
बानो बेगम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसको क्यों याद रखना है, याद रखिएगा। तो ये जो है एक तरीके से ऐसा कहा जाता है, हालांकि ये फारस राजघराने की थी, याद रखिएगा, राजकुमारी दिलरास बानो बेगम। ठीक है, और 18 मई 1637 में, ठीक है, इनका विवाह हुआ था, याद रखिएगा, 18 मई 1637 में विवाह हुआ था। ठीक है, तो औरंगाबाद में मैंने बताया था आपको, याद रखिएगा, औरंगाबाद में बीबी का एक मकबरा बना हुआ है। ठीक है, तो वो मकबरा किससे संबंधित है? बीबी का मकबरा। अगर आप यहां जाएंगे ना, और अगर कभी आपने ताजमहल को नहीं देखा है, ठीक है, सिर्फ फोटो पे देखा है, कभी ताजमहल नहीं देखा, याद रखिएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ताजमहल के पास आए हुए हैं। इस बीबी के मकबरा को हम जो है ताजमहल का नकल भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कई बार ऐसा सुनने को मिलेगा, काला ताजमहल कहाँ है, ठीक है, या फिर ताजमहल का नकल कहाँ पर है, तो औरंगाबाद क्षेत्र में है, याद रखिएगा। और ये मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी के लिए। ठीक है, तो यह भी जो है शाहजहां के नक्शे कदम पर इस क्षेत्र में खासकर प्रयास किया गया, याद रखिएगा। लेकिन इस ये जो बीबी का मकबरा है, याद रखिएगा, ये भारतीयों के लिए अगर देखा जाए कि भारत में जो है इसकी वैल्यू कितनी है ताजमहल की तुलना में, तो बिल्कुल नहीं के बराबर। क्यों नहीं के बराबर? क्योंकि औरंगजेब की नीति ने जो है ना इस प्रकार से भारत को इस प्रकार से दबाव या कंप्रेस किया धार्मिक नीति के तहत। जैसे आपने पढ़ा था कि अकबर ने जो है जजिया कर जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो लगभग 115 साल के बाद लगभग फिर से इसने जो है जजिया कर लागू किया। तो जब जजिया कर लागू किया तो कहीं ना कहीं अब हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों पर, ठीक है, तो जजिया कर लागू हो गया, प्लस धार्मिक कर के आधार पर जो है चीजें जुड़ गई। साथ ही साथ व्यापारिक कर भी जो है 5% लिया जाने लगा, किससे? हिंदुओं से विशेष प्रकार से, क्योंकि इस्लामों से जो है, याद रखिएगा, या मुस्लिमों से जो है व्यापारिक कर जो है, व्यापारिक कर या ट्रेड जो टैक्स हुआ करता था उसे समाप्त कर दिया गया था, उनके लिए टैक्स नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हिंदुओं के लिए जो है एक विभिन्न प्रकार के जो कठोर जीवन था, इसके समय में प्रयत्न किया गया कि प्रयास ये किया गया कि ये धीरे धीरे जो है इस्लाम को पूरी तरीके से भारत में लागू कर दे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और उसका जो स्थापत्य था, बीबी का मकबरा जो है, ये ताजमहल की तुलना में जो है फीका पड़ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, रबिया उद्दौला दिलरास बानो बेगम के नाम से 18 मई 1637 को जो है इनका विवाह हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिएगा, इसमें हम दो बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि औरंगजेब के समय जो है ना इसका जीवन जो रहा है, क्योंकि औरंगजेब जब शासन में आता है, इसको पूरी कहानी को थोड़ा सा ना एक तरलता से समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत आसान सा है औरंगजेब का जीवन शासनकाल जो है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको बस एक पॉइंट लेकर चलना है, की पॉइंट जो ये है कि इसने धार्मिक नीति पर बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। यानी बाकी लोगों ने भी इस्लाम धर्म को अपनाते हुए जो है कार्य किया है, और लेकिन इसने क्या किया था, याद रखिएगा, पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि इसका जो जीवन रहा है, धार्मिक नीति, ठीक है, तो सामान्य तौर पर इसकी जो धार्मिक नीति या फिर इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, तो उसके आधार पर यह कहा गया कि इसने जो है धार्मिक नीति को क्या किया है, तो याद रखिएगा, इसने जो है पूरी तरीके से भारत को काफिरों की भूमि कही है। ठीक है, काफिरों का भूमि का मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। ठीक है, तो जब काफिरों की भूमि के संबंध में जब ये कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो इसे कहा गया काफिरों का देश, तो इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, दारुल हर्ब। ठीक है, दारुल हर्ब। ठीक है, तो दारुल हर्ब जो है काफिरों का देश कहा जाता है, और इसे जो है दारुल इस्लाम बनाना है, ऐसा कहा गया था धार्मिक नीति के तौर पर, दार उल इस्लाम। ठीक है, दारुल इस्लाम, याद रखिएगा, तो दारुल इस्लाम बनाना है, यानी कि इस्लाम देश। तो याद रखिएगा, भारत को काफिरों की भूमि कहा गया, दारुल हर्ब कहा गया, और ये कैसे बनाया गया इसे, तो याद रखिएगा, कुरान के आधार पर। कुरान के आधार पर शासन, या फिर शरीयत कानून जिसे आप कहते हैं, शरीयत कानून के आधार पर। तो इसे जो है, याद रखिएगा, यह स्वयं औरंगजेब जो है, याद रखिएगा, औरंगजेब स्वयं क्या था?
कट्टर सुन्नी मुसलमान था, याद रखिएगा। और इसकी कट्टरता का लेवल इस लेवल पर था, याद रखिएगा, कि इसने कुरान के आधार पर जो चीजें सही है उसको सही दिया और जो चीजें गलत है उसको मिटा दिया। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब इसका जीवन इस प्रकार से रहा है, या जिस अच्छा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी जब युद्ध हुआ तो इसके सपोर्ट में जितने लोग भी सरदार खड़े थे, यानी जितने भी सरदार इसको सपोर्ट कर रहे थे या जो व्यक्ति इनको सपोर्ट कर रहे थे, वो चाहते थे कि भारत में जो भी चीजें लागू हो वो इस्लाम के तरीके से हो। और इसमें जैसे कि कई बार जो है आपने सुना था कि शाहजहां के द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, या फिर दिवाली मनाया गया, या होली मनाया गया। इस प्रकार के त्योहारों को जो है, चूंकि हिंदू का त्योहार ऐसा माना जाता है, उस सभी को समाप्त करने की बात किसने की है, तो यहाँ पर औरंगजेब ने उन सभी चीजों को बंद कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। धार्मिक नीति के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या इसने प्लान किया कि भारत जो है काफिरों की भूमि है, जिसे दारुल हर्ब कहा गया है, इसे बाद में क्या बनाना प्रयास किया गया, दारुल इस्लाम बनाया गया। और बनाने के लिए जो है कुरान के आधार पर या शरीयत कानून के आधार पर जो है औरंगजेब ने इसका प्रयास किया है। ठीक है, अब इसी के आधार पर देखिएगा उसने क्या क्या प्रयास किया इसी जीवन में। ठीक है, और इसी के आधार पर आप ये भी बात ध्यान रखिएगा कि इसी आधार पर जो है ना अपने प्रभाव को इस प्रकार से प्रकट किया गया इसमें कि भारत में जो है विभिन्न प्रकार के जो त्योहार थे, कर थे, या विभिन्न जो आयाम थे, उन सबको बदल कर रख दिया गया। और यही कारण है कि भारत में जो है एक ऐसा बदलाव आया अचानक से, जो लोगों के द्वारा जो है विद्रोह का कारण बना। ठीक है, चाहे अगर आप राजपूतों का विद्रोह देखेंगे, जाटों का विद्रोह देखेंगे, या फिर विभिन्न प्रकार के सिखों का विद्रोह देखेंगे, तो सभी विद्रोह जो है कहीं ना कहीं धार्मिक नीति के कारण हुआ था। ठीक है, अगर धर्म के विरुद्ध जो है इस प्रकार से कड़ियां नहीं बुनी जाती, तो हो सकता था कि मुगलों का जो समय था वो और लंबे समय तक जा सकता था। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि मुगलों का जो संकेंद्रण था वो भी औरंगजेब के समय में ही कमजोर पड़ा था। ठीक है, अब इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल धार्मिक नीति के आधार पर और क्या क्या परिवर्तन थे, पहले उसके बारे में बात करते देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसके आधार पर जो है सबसे पहले, ठीक है, क्या क्या किया था इसने उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, धार्मिक आधार पर नीति व बदलाव। तो इसने क्या क्या बदलाव किया था, सबसे पहले याद रखिएगा, ये स्वयं क्या था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, याद रखिएगा, सबसे प्रारंभिक समय में इसने जो किया था वो था, इसके बदलाव के दौर पर जो है सबसे पहले याद रखिएगा, इसने 1665 में 1665 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। सबसे पहले ये आदेश देता है, याद रखिएगा, 1665 में, जिसे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इसने जो है जीवन में, अब इसके धार्मिक नीति की बात करें, राजनीतिक जीवन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा कुछ चीजों पर आपको ऐसा नजर आएगा कि इसने राजनीतिक जीवन के आधार पर कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जैसे विभिन्न 80 प्रकार के जो कर थे उसको समाप्त कर दिया गया था इसके द्वारा। लेकिन हाँ, अगर हिंदू की बात आती थी फिर कर लगा दिया जाता था। तो याद रखिएगा इस्लामों के लिए जो मुख्य रूप से जो जीवन के लिए मजबूत करने का काम जो इसने किया, ये चाहता था कि जजिया कर अगर मैं लगा देता हूं तो हिंदू और मुसलमान क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उनकी जो समतुल्यता थी समाप्त हो जाएगी। तो एक तरफ जो है मुस्लिम एक एक सूत्र में पिरोने लग जाएंगे, यानी एक एकता के सूत्र में आ जाएंगे, और ऐसे आधार पर जो है कहीं ना कहीं इस्लाम जो है एक अपनी औहदे पर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का इसने प्रयास किया था। तो उसी आधार पर देखिएगा इसने सबसे पहले क्या किया कि धार्मिक आधार पर जो है बदलाव किए, जो समाज में बदलाव किए, सामाजिक बदलाव किए, उसमें याद रखिएगा नृत्य, गीत, संगीत पर प्रतिबंध। इसने नृत्य, गीत, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी प्रकार के त्योहार में, याद रखिएगा, विशेष प्रकार से जो है किसी प्रकार का नृत्य गान नहीं होगा, दरबार में किसी प्रकार का नृत्य गान नहीं होगा। जबकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुगल सम्राटों में अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो शासक रहे हैं वो अपने यहाँ दरबारों में नृत्य, जो संगीत है या फिर चित्रकला है या विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं उनको संरक्षित करते थे। और यही इसने क्या किया, बंद करवा दिया। और इसके कारण क्या हुआ, अब देखिए इसने बंद करवाया जो है ना, इसके कारण जो है याद रखिएगा, अब जो जीवन भर पुश्तैनी तौर पर चित्रकला में पारंगत थे वो लोग क्या करेंगे, वो तो अपना रोजी रोटी बंद हो गया ना। क्योंकि देखिए अगर आम जनता जो है चित्रकला से आम जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो कभी पैसे देकर उनको खरीदती नहीं थी।
ठीक है, ना ही उनको उससे कोई मतलब था। केवल शासक ही थे जो चित्रकला में अपने राजाओं के या क्षेत्रों को सजाने या फिर विभिन्न प्रकार के अपने औचित्य को दर्शाने के लिए ये प्रयोग में लाते थे। अगर मैं ही आपको खरीदना बंद कर दूं या मैं ही शासक होकर जो है आपको इससे संरक्षण ना दूं, ठीक है, तो फिर वो चित्रकला कहाँ चली जाएगी? वो बदलने लगेंगे, अपना काम छोड़ने लगेंगे, और या फिर वो क्षेत्र से भाग करके राजस्थान, बिहार या अन्य क्षेत्रों में भारत के कोने कोने में चले जाएंगे और वहां पर जो है चित्रकला का विस्तार होना प्रारंभ हो जाएगा। और यही कारण है कि औरंगजेब के समय जो है चित्रकला का विस्तार मध्य क्षेत्र में ना होकर के बाहरी क्षेत्र में होने लगा था। ठीक है, तो इसका कारण औरंगजेब स्वयं है, याद रखिएगा, जिसने दरबारों में कभी भी संरक्षण का काम जो है न नृत्य, संगीत, गीत, किसी प्रकार के वाद्य यंत्र को, ठीक है, वाद्य यंत्र को भी, जबकि आप इसके सुनेंगे, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता क्वेश्चन है कि औरंगजेब जो है किस वाद्य यंत्र में कुशल था। जैसे आपने अकबर के बारे में पढ़ा है, अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा। तो याद रखिएगा, औरंगजेब के लिए याद रखिएगा, ये वीणा बनाने में जो है, बजाने में बहुत ज्यादा कुशल हुआ करता था। ठीक है, तो स्वयं वीणा बजाने में बहुत कुशल था, परंतु नृत्य, गीत, संगीत के लिए जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया, चित्रकला में प्रतिबंध लगा दिया। तो इस प्रकार से जो है कला के क्षेत्र में जो है ये अवसान का समय आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके समय में, उसी के बाद याद रखिएगा इसने जो है इसके समय में अगर बात करें, याद रखिएगा, तो और भी परिवर्तन किए, जिसमें जो है, ठीक है, कुरान को जो है मुख्य तौर पर शासन का आधार बनाया। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इसने झरोखा दर्शन, तुलादान, झरोखा दर्शन मैंने इससे पहले बताया था, शाहजहां ने जो है, ठीक है, अकबर के समय से ये प्रारंभ हुआ था, याद रखिए, झरोखा दर्शन। अब ये होता क्या है, तो मैंने बताया था कि जब शासक जो है अपने ग्रामवासियों से, प्रजावासियों से मिलना चाहता था, तो बाहर आकर जो है अपना हाथ हिलाता था या फिर देखते थे सभी लोग। तो इससे क्या होता था कि जो राजा है, ठीक है, या जो प्रजा है, इनके मध्य जो है एक संबंध को दर्शाया जाता है झरोखा दर्शन से। ठीक है, जिससे ये पता चलता था कि प्रजा जो है काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है शासक को। लेकिन इसने क्या किया, झरोखा दर्शन बंद करा दिया। तुलादान क्या होता था कि राजा के जन्मदिन के अवसर पर जो है ना, शासक को तौला जाता था तुला में, सोने से, सरफियों से, और उसको फिर दान दे दिया जाता था। तो तुलादान जो है होता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अकबर के समय से ये प्रारंभ हुआ और उसके बाद जो है इसको फिर से औरंगजेब ने बंद करा दिया। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा तिलक करना, तिलक करना, ठीक है, उसी प्रकार जो है सिक्कों पर कलमा खुदवाना। अब सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद कर दिया गया, यानी सिक्कों पर जो है किसी प्रकार का कलमा, ठीक है, खुदवाना बंद कर दिया गया, याद रखिएगा। अब ये कलमा खुदवाना क्यों बंद कर दिया गया, तो याद रखिएगा ऐसा माना जाता है औरंगजेब के द्वारा कि यह ये सोचता था या ये जानता था कि अभी ये जो सिक्के हैं वो हिंदुओं के पास भी जाएंगे। ठीक है, और ऐसे में जो है सिक्के जो है अशुद्ध हो जाएंगे, याद रखिएगा, इस प्रकार से। या फिर सिक्कों की जो परिस्थितियां है, ठीक है, उसमें अगर कलमा लिखा रहेगा तो ये हिंदू या फिर काफिरों के पास जाएगा, इसलिए जो है इसने क्या किया, सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करवा दिया। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा त्योहारों में होली, दीपावली, नवरोज, ठीक है, विभिन्न प्रकार के त्योहारों को भी इसने बंद करवा दिया, याद रखिएगा। तो ये सब इसके राजा या शासक बनने के बाद जो है, ठीक है, ये प्रारंभ कर दिया। उसी प्रकार याद रखिएगा सिजदा और पाबोस प्रथा, सिजदा और पाबोस प्रथा भी बंद करवा दिया। इसके अलावा याद रखिएगा वैश्यालयों में एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, कि वैश्यालयों में प्रतिबंध करा दिया गया या फिर बंद करा दिया गया। और वैश्यालय में जो भी महिला थी, कार्यरत जो महिला थी, याद रखिएगा, उनको विवाह के लिए जो है दबाव डाला गया कि वो विवाह कर ले। ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं था उनके पास, याद रखिएगा, या तो विवाह करे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है वैश्यालय को भी बंद करा दिया गया इस समय। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य किए गए जो कि इस सभी प्रकार के उसके धार्मिक नीति में जो है एक प्रकार का बदलाव लाया कि कुरान के आधार पर जो भी चीजें सही लिखी गई हैं या सही मानी जाती हैं, उसी के आधार पर जो है उस पूरे समाज में, उस प्रकार की प्रजा में जो है परिवर्तन कर दिया गया। और उसी के साथ याद रखिएगा कि उसने जो है उन सभी चीजों को प्रारंभ किया जो कुरानों के अनुसार जो है सही थे, और उन सभी चीजों को बंद कर दिया गया जो कि कुरानों के आधार पर गलत माने गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से याद रखिएगा कि इसने जो है
जजिया कर लगा दिया फिर से, ठीक है। तो जजिया कर जो है याद रखिएगा 1679 में जो है फिर से पुनः प्रारंभ कर दिया गया। और साथ ही साथ याद रखिएगा व्यापारिक कर भी लगता था। व्यापारिक कर 5% किस पर लगता था? हिंदुओं पर, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस्लामों पर नहीं लगाया जाता था इस समय। तो याद रखिएगा इसने जो है काफी ज्यादा बदलाव किए थे अपने मुगल काल के इतिहास में, जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है इसके शासनकाल में। और साथ ही साथ याद रखिएगा इस व्यवस्था में जो है एक कुरान के आधार पर जो है इसने शासन का आधार जो है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे जो है इस्लामी आचरण आचरण संहिता के नाम से स्थापित किया था 1659 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो पूरा आचरण संहिता है इसे 1659 में जो है लागू किया गया था इस्लाम आचरण संहिता के नाम से, इस्लाम आचरण संहिता के नाम से, याद रखिएगा। तो इस्लाम आचरण संहिता के आधार पर जो है, ठीक है, इसने जो है सुन्नी मत को जो है सुरक्षा और विस्तार के लिए जो है इसे प्रदान किया, याद रखिएगा। राजस्व सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया गया। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसने जो है इसके समय में याद रखिएगा विद्रोह हुए, ठीक है, जैसे इसका पुत्र ने ही विद्रोह कर दिया था। अब देखिए इतने प्रकार से जब इसने इस प्रकार की स्थिति लाई, याद रखिएगा राजपूतों को फिर से संघर्ष की स्थिति में डाल दिया, याद रखिएगा। और जाटों के साथ इसका विद्रोह होना प्रारंभ हो गया क्योंकि मंदिरें तोड़ने लगे, ठीक है। अब मंदिर तोड़ने लगे, याद रखिएगा, तो इसमें जो है जो भी हिंदू नेतृत्व करने वाले जो लोग थे, याद रखिएगा, ये विरोध करने लगे औरंगजेब का। और इसी आधार पर जो है जाटों का विद्रोह प्रारंभ हो गया इसमें, ठीक है। जाटों का विद्रोह प्रारंभ हुआ, कई मंदिरों को तोड़ा गया है, अगर नहीं तोड़े तो उसको तोड़कर जो है मस्जिद बना दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं इसके समय में मिलती है, याद रखिएगा, और बहुत सारी चीजें जो है बदलाव में लाई गई थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के समय जो है धार्मिक आधार पर नीति का बदलाव किया गया और इसे लिखा गया, याद रखिएगा, 1659 का इस्लाम आचरण संहिता। और उसी के आधार पर जो है ये शासन व्यवस्था को चलाना प्रारंभ किया था, ठीक है। अब इसी आधार पर याद रखिएगा किसने जो है अब इसी आधार पर देखिएगा इस समय जो है इसने जैसे ही शासन प्राप्त किया, ठीक है, राजगद्दी प्राप्त किया, तो इसने जो है विद्रोह तो हुआ ही इसके शासनकाल में, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा इसने जो है बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, ये जो क्षेत्र गोलकुंडा जो क्षेत्र याद रखिएगा उस क्षेत्र में फिर से आक्रमण करना प्रारंभ किया। अब कारण क्या था? तो कारण ये था, याद रखिए, कि दक्षिण भारत में जो शासक थे वो इस्लाम तो थे, परंतु सुन्नी की जगह पर कौन से शासक थे? सिया शासक थे। तो सिया शासक होना और साथ ही साथ याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में जो है ना अपने पुत्र के विरोध के कारण इसके पुत्र अकबर ने जो है ना इसका विद्रोह कर लिया था, ठीक है, और पलायन करते करते दक्षिण भारत तक चला गया था। अब दक्षिण भारत तक जब गया ये, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में उसे पता चलता है कि उस क्षेत्र में जाकर, क्योंकि काफी लंबे समय तक सूबेदार रहा था, ठीक है, तो सूबेदार काफी लंबे समय तक दक्षिण भारत का था, तो इसे बहुत जानकारी थी दक्षिण भारत के संबंध में। तो ऐसे आधार पर जो है इसने पहले तो अहमदनगर पर, फिर बीजापुर पर, फिर गोलकुंडा के क्षेत्र में आक्रमण किया, उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया, ठीक है, अब राज्य में मिला लिया। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसका जो पूरा का पूरा 25 साल है, देखिए टोटल 50 साल इसने शासन किया है, उस शासन में 25 साल इसने उत्तर भारत में और अंतिम 25 साल जो है इसने दक्षिण भारत में बिताए। और इसके दक्षिण भारत में बिताए जाने के कारण जो है, चूंकि केंद्र या सेंटर कहां था? दिल्ली का क्षेत्र। और ऐसे आधारों पर याद रखिएगा कि जब 25 साल कोई शासक दिल्ली के क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसके कारण क्या होगा? दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह काफी तेजी से अभियान होने लगेंगे। और यही कारण है कि इसके कारण या पतन का जो मुख्य कारण है, राजनीतिक कारण अगर आप देखेंगे, धार्मिक कारण तो मैंने बता दिया आपको, राजनीतिक कारण की बात करें तो इसका राजनीतिक कारण है कि उसने अधिकांश समय कहां बिताया है? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में बिताए जाने के कारण जो है, जो एकता का संकेंद्रण था दिल्ली, वहां जो है विद्रोह होना प्रारंभ हो गया था। और इस कारण से जो है धीरे धीरे मुगलों का पतन भी प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके साम्राज्यवादी नीति का जो विस्तार था उसमें इसने अधिकांश समय दक्षिण बिताया, और दक्षिण बिताने के कारण जो है इतना नुकसान जो है मुगलों को सहना पड़ा बाद में, ठीक है। चलिए देखिएगा इसके बारे में, पहले हम विद्रोह के बारे में बात करेंगे, इससे संबंधित चीजों पे। चलिए इसके बारे में हम 3 बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले तो
शासनकाल में सबसे पहला हम देखेंगे विद्रोह। संघर्ष। दूसरा देखेंगे साम्राज्य विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ये तीन बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा। इसके शासनकाल में एक विद्रोह का, दूसरा संघर्ष, विद्रोह और संघर्ष के बारे में, दूसरा है साम्राज्य विस्तार के बारे में और तीसरा है अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग विद्रोह की बात करें तो उसके समय में जो है मुख्य तौर पर जो विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा, सबसे पहला विद्रोह जाटों का विद्रोह। दूसरा जो विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा, राजपूतों का विद्रोह। तीसरा जो विद्रोह है, याद रखिएगा, ठीक है, उसके पुत्र अकबर का विद्रोह। ठीक है, अंततः जो है एक और याद रख लीजिएगा, सिखों के साथ संघर्ष। ठीक है, तो ये चार मुख्य घटना याद रखिएगा इसके समय में जो घटती है। ठीक है, पहला जो है वो कहलाता है आपका जाटों का विद्रोह। दूसरा जो है याद रखिएगा सिख संप्रदाय। ठीक है, राजपूतों का विद्रोह भी याद रखिएगा, और राजपूतों का विद्रोह और अकबर के विद्रोह का जो है ना कहीं कोरिलेशन दिखता है इसमें, याद रखिएगा। मैं इसको दोनों को कनेक्ट करके बताऊंगा किस प्रकार से राजपूतों का और पुत्र अकबर का विद्रोह होता है। ठीक है, इसी के मध्य एक और विद्रोह याद रख लीजिएगा जो है सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का विद्रोह याद रखिएगा, एक विद्रोह सतनामियों का विद्रोह। तो 5 विद्रोह जो है लगभग हम देखने वाले हैं इसमें। इसी के बाद देखिएगा विद्रोहों के आधार पर जो है साम्राज्य विस्तार की बात करें, याद रखिएगा। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार में जो है इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अन्य विद्रोह में भी कुछ विद्रोह हुए हैं, याद रखिएगा, जैसे कबीलों के द्वारा विद्रोह किया गया था, मालवा मेवाड़ के क्षेत्र में विद्रोह किया गया था। तो छोटे छोटे विद्रोह हैं, एक लाइन में लास्ट में आपको बता दूंगा कौन कौन से छोटे छोटे विद्रोह और भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा साम्राज्य विस्तार में जो है इसने सबसे पहला जो विस्तार किया था, याद रखिएगा, उत्तर पूर्व में असम के क्षेत्र में। दूसरा है दक्षिण भारत में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर क्षेत्र। ठीक है, तो बार बार आपको देखने को मिलेगा कि जहांगीर के समय से जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में बार बार जो विद्रोह हो रहे थे, उसी साम्राज्य विस्तार का प्रयत्न जो है औरंगजेब ने अंतिम तौर पर किया और अपने 25 साल जो है यहाँ पर अंतिम तौर पर कहा दिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो गोलकुंडा के क्षेत्र में जो है, इसके बाद देखिएगा तो ये मुख्य विद्रोह है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अंतिम दिनों में जो है हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, चाहे वो स्थापत्य से जुड़े हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इन सभी बिंदुओं के बारे में। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग पे आ रहा है अभी, कि इसने जो है पहली बार जब राज्याभिषेक किया था तो किस नाम से राज्याभिषेक किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आलमगीर के नाम से जो है, मैंने बताया भी था आपको कि पहली बार जब राज्याभिषेक किया था तो आलमगीर के नाम पर इसने राज्याभिषेक किया था, याद रखिएगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था इसका, देखिएगा। तो ऐसे 2 शासक हैं जिन्होंने 2 बार राज्याभिषेक किया है, एक अकबर ने। ठीक है, अकबर ने पहले कहाँ किया था, तो कलानौर क्षेत्र, याद रखिएगा, पंजाब के क्षेत्र में किया था, फिर दिल्ली में दोबारा किया, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध जब लड़ा गया उसके बाद इसको दिल्ली का जो क्षेत्र मिला, याद रखिएगा, तो उसके बाद जो है दिल्ली का शासक बना ये। तो पहले जो है इसने पंजाब पे अकबर ने, और उसके बाद दिल्ली में शासक बना। तो उसी प्रकार याद रखिएगा इसका जो समय रहा है औरंगजेब का, इसने भी 2 बार जो है इसने भी 2 बार जो है
अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, तो पहला राज्याभिषेक याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल शासक का नाम जब भी लिया जाएगा तो औरंगजेब का नाम वैल्यू में सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, 2 बार राज्याभिषेक कराने में अगर पूछा जाए कभी भी याद रखिएगा, अगर अकबर ऑप्शन में नहीं है तो सीधे ऑप्शन डायरेक्ट किसका आएगा, औरंगजेब आएगा। और अगर मान लीजिए ऑप्शन में इस प्रकार से आता है कि अकबर और औरंगजेब 1 और 2 दोनों, तो याद रखिएगा फिर 1 और 2 दोनों ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में होगा उसी के आधार पर जो है आंसर करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अगर अकबर के साथ औरंगजेब का नाम आता है और अकबर बिल्कुल नहीं है तो सीधे औरंगजेब, और अगर औरंगजेब नहीं है तो अकबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसा होता है। और अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1600 के बाद, ठीक है, या फिर उत्तरवर्ती शासन कालों में, तो वो क्वेश्चन को पढ़कर जो है आंसर आपको देना पड़ेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए देखिएगा, तो इसी आधार पर जो है हाँ हाँ ठीक ठीक है, देखिएगा, तो इसने जो है इसके शासनकाल में जो है याद रखिएगा, इसने काबुल से लेकर चटगांव तक और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक जो है अपना साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। ठीक है, तो साम्राज्य का विस्तार जो है काबुल से लेकर चटगांव की बात की जाती है, और साथ ही साथ कहा जाता है याद रखिएगा कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक जो है इसने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब इसी आधार पर याद रखिएगा सबसे पहले जो है हम जाटों का विद्रोह देखने वाले हैं, देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा जाटों का विद्रोह। याद रखिएगा धार्मिक अस्थिरता। ठीक है, क्योंकि उसने आपको याद मैंने करा दिया था अभी कि आचरण संहिता या इस्लाम आचरण संहिता जो है कब स्टेब्लिश किया है उसने, तो 1659 को। ठीक है, और जब इस प्रकार के बदलाव भारत में किए उसने, याद रखिएगा, तो भारत में कुछ ना कुछ विद्रोह प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही उसने इंप्लीमेंट किया इस्लाम आचरण संहिता, याद रखिएगा, उसके बाद जो है सबसे पहला विद्रोह अगर पूछा जाए कि औरंगजेब के काल में सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ था, तो जाटों का विद्रोह। ठीक है, अब इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो है 1661 टू 62 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब इसका मुख्य कारण क्या है याद रखिएगा, तो जाटों के विद्रोह का मुख्य जो कारण है वो था कि मंदिरों को तोड़ना। ठीक है, याद रखिएगा मथुरा के क्षेत्र में, मथुरा के स्थानीय जो क्षेत्र है याद रखिएगा, वहां के मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, अब मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया गया तो वहां का जो अधिकारी थे याद रखिएगा, अब्दुल नबी नाम है इसका, अब्दुल नबी। ठीक है, तो अब्दुल नबी ने क्या किया, इस प्रकार से कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इसी कार्य को रोकने के लिए जो है याद रखिएगा जाटों के द्वारा के चीजों को बदलना का प्रयास किया गया। याद रखिएगा उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरीके से जो है हम अपने धार्मिक चीजों को जो है बचाव कर सके या उसकी सुरक्षा कर सके। तो ऐसे स्थिति में याद रखिएगा कि मंदिरों को तोड़ कर जो है अब मस्जिद में परिवर्तन किया जा रहा था, या फिर उसे जो है पूरी तरीके से धराशायी किया जा रहा था। ठीक है, तो इसी स्थिति में याद रखिएगा कि एक व्यक्ति है याद रखिएगा जिसने इस प्रकार से अत्याचारों से दुखी होकर जो है, ठीक है, स्थानीय जाटों के जो नेतृत्व करता थे, याद रखिए गोकुल नाम था इसका। ठीक है, गोकुल नाम याद रखिएगा, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम गोकुल। ठीक है, इसने जो है क्या किया, अब्दुल नबी को मार दिया या उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब हुआ क्या, ऐसी स्थिति में जो है औरंगजेब ने बार बार जो है इस क्षेत्र में अभियान करने के लिए छोटे छोटे सेना भेजना प्रारंभ कर दिया, और गोकुल ने जो है हर बार उन्हें परास्त करके जो है एक स्थिति को मजबूत रखा अपना। और इसी के बाद याद रखिएगा कि अब स्थिति जब नाक के ऊपर से सर जो पानी होता है नाक के ऊपर से जाने लगता है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि औरंगजेब अब इसके पीछे जो है एक संघर्ष की स्थिति पर बदल जाता है, और उसी आधार पर जो है गोकुल की हत्या करवा देता है। ठीक है, तो गोकुल की हत्या करा देना याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि जाटों में जो है एक प्रकार से जाटों ने जो है लगातार औरंगजेब का विरोध करना, प्रदर्शन करना चालू कर दिया, विरोध करना चालू कर दिया, और इसके आधार पर क्या किया उसने, मस्जिदों को तोड़ना चालू कर दिया। मतलब गोकुल ने क्या किया या फिर जाटों ने क्या किया, मस्जिदों को तोड़ना चालू कर दिया। ठीक है, उन्हें परेशान करना, मुगल सेना को परेशान करना, इस प्रकार की स्थिति ला दी। तो औरंगजेब ने जो है गोकुल की हत्या करवा दी सबसे पहले, याद रखिएगा। ठीक है, गोकुल की हत्या करा दी, और उसके बाद जो है जाटों का नेतृत्व दूसरे व्यक्ति ने किया था, याद रखिएगा। दूसरा नेतृत्व किया था
राजाराम ने। तो पहले नेतृत्व गोकुल, दूसरे नेतृत्वकर्ता याद रखिएगा राजाराम, ठीक है। अब राजाराम जब नेतृत्वकर्ता बना, याद रखिएगा जब नेतृत्व करना प्रारंभ किया, ठीक है, तो इसने क्या किया याद रखिएगा कि इसने मुगल सेना को जो है या मुगल अधिकारियों को परास्त करना प्रारंभ कर दिया फिर से, और आगरा में आक्रमण भी कर दिया था इसने, ठीक है। आगरा में आक्रमण किया, और याद रखिएगा इसने जो है ना औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए करता क्या है, याद रखिएगा सिकंदरा गया, सिकंदरा क्षेत्र में गया, और वहां अकबर की मकबरा थी, अकबर का जो अकबर को कब्र दफनाया गया था, याद रखिएगा उसको खोद के निकाल लिया, उसकी हड्डी निकाल ली, ठीक है, और हड्डी को जला दिया। और ये दिखाना चाहता था कि किसी के धर्म के प्रति जब आप तोड़ते हैं, उसके धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपके धर्म के, क्योंकि आपके धर्म में क्या है, उस धर्म में यह है कि उसमें जो है 100 को दफनाया जाता है, ठीक है, 100 को दफनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में क्या होता है, 100 को जला दिया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है इसने दिखाया, खासकर राजाराम ने दिखाया किसको, अकबर के हड्डियों को निकाल कर जो है ना औरंगजेब को ये सूचना देना चाहता था कि धर्म के प्रति जो है अगर विध्वंसता आती है तो कितना दिक्कत होता है, ठीक है। अंततः जो है इसने क्या किया था, याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा कि राजाराम ने जो है अकबर की हड्डी को निकालकर जला दिया था, ठीक है। इससे और चिढ़ गया। अब औरंगजेब जब चिढ़ गया, इससे याद रखिएगा, तो 1688 में जो है राजाराम को एक युद्ध में जो है मार दिया गया, ठीक है। अब राजाराम की मृत्यु भी हो जाती है, याद रखिएगा। फिर इसका भतीजा होता है, याद रखिएगा राजाराम का भतीजा होता है, इसका नाम है चूड़ामण, ठीक है, चूड़ामण, याद रखिएगा। तो तीसरा नेतृत्व करता, याद रखिएगा नेतृत्व करता चूड़ामण, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन जो बनता है इसमें, याद रखिएगा कि गोकुल को किसमें परास्त किया गया था, किसमें उसकी हत्या की गई थी, तो तिलमई का युद्ध था, याद रखिएगा, इसे कहते हैं तिलमई का युद्ध या तिलमत का युद्ध, ठीक है। इस तिलमत के युद्ध में जो है गोकुल को मार डाला गया, याद रखिएगा, हत्या कर दी गई, परास्त कर दिया गया। फिर राजाराम को हरा दिया गया, याद रखिएगा युद्ध में। फिर चूड़ामण का समय आता है, याद रखिएगा, और चूड़ामण, तो याद रखिएगा इसमें एकमात्र युद्ध या संघर्ष जिसमें 3 नेतृत्वकर्ता का नाम आता है, गोकुल, राजाराम और चूड़ामण, उसका भतीजा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चूड़ामण की बात जब हम करते हैं, याद रखिएगा, तो चूड़ामण जो है ना इस विद्रोह को लंबे समय तक करता रहता है, ठीक है। इवन ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी जो है ये विद्रोह चलता रहा, ठीक है। और अंततः जो है, याद रखिएगा, अजमेर के पास एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है भरतपुर, और यहां पर जो है जाटों ने अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो परिणाम याद रखिएगा औरंगजेब के मृत्यु के बाद भी यह विद्रोह चलता रहा, और भरतपुर नामक स्थान पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। याद रखिएगा जाटों का विद्रोह, याद रखिएगा गोकुल, राजाराम और उसके बाद चूड़ामण, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दूसरा जो युद्ध है या विद्रोह है, पहले हम सतनामी विद्रोह को देखते हैं, देखिएगा, ठीक है। सतनामियों का विद्रोह, देखिए सतनामी का विद्रोह भी जो है ना एक प्रकार से ऐसा विद्रोह है, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि ये विद्रोह जो है ना धार्मिक संप्रदाय का पर्याप्त एक विद्रोह है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सतनामी जो है जिसे हम बोलते हैं सत्य ईश्वर, सतनाम, ठीक है, तो याद रखिएगा इसी नाम से जो है इनकी पूरी सतनामी संत जो है उनकी स्थापना की गई थी, और याद रखिएगा 1672 में, ठीक है। और ये भी विद्रोह जो है ना केवल और केवल, याद रखिएगा 1672 में धार्मिक नीतियों के परिवर्तन या धार्मिक आघात के कारण ये विद्रोह होता है, ठीक है। मुख्य तौर पर किस जगह पर, तो याद रखिएगा एक जगह है जिसे कहा जाता है नारनौल और मेवात जिले, ठीक है, नारनौल, तो याद रखिएगा जगह का नाम है नारनौल और मेवात जिलों के क्षेत्र में जो है यह विद्रोह प्रारंभ होता है, ठीक है। अब ये विद्रोह का
प्रारंभ तो हो गया, याद रखिएगा, सतनामियों के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, याद रखिएगा, धार्मिक संप्रदाय के आधार पर जो है ये विद्रोह होता है। ठीक है, और ये जो है ना, जो सतनामी है, याद रखिएगा, ये अपने पूरे शरीर के बाल जो है ना साफ कर लेते थे, इसलिए इनको मुड़िया भी कहते हैं। तो कई बार जो है ना एक क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, इनका अन्य नाम क्या है, तो मुड़िया कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये शब्द अगर आपको मुड़िया भी कहते हैं तो याद रखिएगा मुड़िया शब्द क्यों आया गया है, क्योंकि ये अपने शरीर पे एक भी बाल नहीं रखते थे, इसलिए इनको मुड़िया कहा जाता था। ठीक है तो याद रखिएगा, एक प्रारंभिक समय में जब ये विद्रोह आरंभ करने की बात की जाती है तो याद रखिएगा एक सतनामी साधु था, जो मुगल सैनिक के मध्य जो है ना इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। ठीक है, जब झगड़ा प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, तो वहां के जो फौजदार था, जो सैनिकों का प्रमुख था, इस झगड़े को समाप्त नहीं कर पाता और धीरे धीरे ये झगड़ा जो है बड़े स्तर पर हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक समय जो है धार्मिक आधार तो था ही, लेकिन सैनिक और साधु के मध्य का एक झगड़ा बढ़ते बढ़ते जो है पूरा का पूरा सतनामी विद्रोह में बदल जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब होता क्या है, याद रखिएगा, कि ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जो छोटी छोटी सेना जो है औरंगजेब भेजता था, तो सतनामी के द्वारा जो है ना उनको परास्त कर दिया जाता था। ठीक है, तो जो सेना थी, औरंगजेब की जो सेना थी, याद रखिएगा, मुगल सेना थी, उस सेना के दिमाग में ना बहुत सारी बातें आ गई थी। ये कहा जाता था कि सतनामी जो लोग हैं ये जादू टोना करते हैं और इनसे लड़ना मतलब कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो उस जादू टोना और मृत्यु के संबंध में जो ना एक खौफ जो है या भय जो है मुगल सेना में फैल गया था। अब औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब जो है अपने झंडे में कुछ इस्लाम धर्म के फारसी में जो है ना कुछ शब्द लिखवा देता है। ठीक है, अब जब इसने उर्दू में फारसी में जो शब्द लिखा दिया, याद रखिएगा, और इसने बोल दिया कि ये जादू टोना का ना काट है, मतलब जादू टोना उन लोग करेंगे और आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से उसके साथ लड़ सकते हैं। मतलब एक डर जो है ना, जो सतनामियों ने अलग तरीके से फैलाया था जादू टोना के संबंध में, कि मुगल सेना डरने लगी थी और पीछे भागने लगी थी। लेकिन अंततः जो है ना औरंगजेब ने अपना दिमाग लगाया और उसने जो है झंडों पर कुछ उर्दू में कुछ लिखवा दिया। ठीक है, और उसको बोला, सैनिकों को बोला कि इसने जो है ये उनके किए गए जादू टोना की काट के तौर पर जाना जाएगा और ये जो है आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ऐसे अंततः जो तौर पर जो है सतनामियों ने काफी कड़े तौर पर टक्कर दिया, लेकिन परास्त हो गए और यह विद्रोह दबा दिया गया। ठीक है, तो सतनामी परास्त हो गए थे, याद रखिएगा। सतनामियों के द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था, 1672 में ये प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। और इसको मूल पकड़ते ऐसा कहा जाता है कि ये 79 के समय जो है काफी तेजी से बढ़ गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जब कट्टर युद्ध हुआ इस प्रकार से, तो इसमें 2000 सतनामी मारे गए। ठीक है, और बाकी सतनामी क्या करते हैं, बाकी सतनामी जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सतनामियों के बारे में। अब देखिएगा इसके बाद जो है तीसरा जो विद्रोह है, ठीक है, सिख विद्रोह। तो याद रखिएगा सिख विद्रोह जो है इनके बारे में है। ठीक है, तो देखिएगा सिख विद्रोह जो है इसके बारे में आप याद रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सिख विद्रोह का जो संबंध है, ठीक है, ये 9वें गुरु से है, याद रखिएगा। और सिख विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा औरंगजेब के समय, जब औरंगजेब जो है शासक बनता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो इसे जब राजगद्दी मिलती है तो सिख जो गुरु थे हर राय थे। ठीक है, हर राय जो है इनके समय में सिख गुरु थे, याद रखिएगा। यानी औरंगजेब के समय जो है सिख गुरु कौन थे, हर राय थे। परंतु होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ घटनाएं हैं, घटनाओं को संबंध को थोड़ा जोड़ेंगे। ठीक है, तो सिखों के गुरु जो है हर राय थे, याद रखिएगा। और गुरु हर राय जो है ना, इनका जो संबंध था, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं दारा सिखों के साथ इनकी थोड़ी मेलजोल बनी हुई थी। ठीक है, दारा सिखों को आप जानते हैं, औरंगजेब का बड़ा भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा दारा सिखों के साथ जो है इनका मेलजोल बना हुआ था। ठीक है, और ऐसी स्थिति में याद रखिएगा औरंगजेब जब शासक बनता है तो इनको अपने दरबार में बुलाता है, किसको, हर राय को। ठीक है, हर राय दरबार में नहीं जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दरबार में नहीं जाते हैं, अपने पुत्र राम राय को दरबार में भेज देते हैं। ठीक है जब अपने दरबार में राम राय को भेजते हैं तो हर राय को यह बात पता चल जाती है कि राम राय जो है
औरंगजेब के की बातों को लेकर जो है थोड़ा प्रभावशील हो चुका है, और ये औरंगजेब की बातों को लेकर जो है थोड़ा प्रभावशील हो गया है। कहने का मतलब है कि यह जो है औरंगजेब की बात को मानने के लिए आतुर हो गया है। ठीक है, तो हर राय जो है अब अपने पुत्र राम राय को अगला सिख गुरु नहीं चुनते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो है याद रखिएगा, जब राम राय को सिख गुरु नहीं चुना जाता है तो वो जो है अपने दूसरे पुत्र हरकिशन को जो है सिख गुरु बना देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हर राय ने राम राय को ना चुन करके हरकिशन को, ठीक है, हरकिशन को सिख गुरु चुन लेते हैं। कारण मैंने बता दिया कि राम राय को क्यों नहीं चुना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अपने दूसरे पुत्र हरकिशन को सिख गुरु चुन लेते हैं, और उसी के बाद जो है अब यहीं पर घटना प्रारंभ होती है। याद रखिएगा कि राम राय ने जो है कहीं ना कहीं औरंगजेब की सहायता लेकर जो है गद्दी पर, या गद्दी, सिख गुरु की गद्दी जो है प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा अधिकार करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण जो है हरकिशन को दरबार में बुलाया गया। ठीक है, अब हरकिशन को दरबार में बुलाया गया, याद रखिएगा, परंतु हरकिशन की जो गुरु थे, याद रखिएगा, हरकिशन, इनका जो लाइफ था वो बहुत छोटा था। कहा जाता है ऐसा है कि 1661 में से लेकर जो है 1664 तक जो है इनका जीवन रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है 1661 से लेकर 1664 तक जो है रहे हैं। ठीक है, जिनके बाद जो है याद रखिएगा गुरु कौन बनते हैं, तो याद रखिएगा इनके बाद जो है गुरु बनते हैं हरगोविंद के पुत्र तेग बहादुर। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है याद रखिएगा तेग बहादुर जो है ये 9वें गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घटना को याद रखिएगा। पहला औरंगजेब के समय जो है सिख गुरु कौन थे, हर राय। ठीक है, और उनके पुत्र राम राय जो है सिख गुरु नहीं बन पाते हैं। कारण है औरंगजेब के साथ जो है ताल्लुकात बढ़ जाना, और उसके बाद जो है हरकिशन को चुना जाता है, याद रखिएगा, अपने दूसरे पुत्र को चुनते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है याद रखिएगा तेग बहादुर जो है, जो कि 9वें गुरु हैं सिखों के। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर। अब इसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा, जब धर्म का इस प्रकार का आंदोलन चल रहा होता है, या धर्म के प्रति जो है नीति अपनाया जाता है, याद रखिएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इस्लाम, ठीक है, इस्लाम का जो समय था, या इस्लाम आचरण संहिता जो है लागू किया जा रहा था, तो उस आधार पर जो है औरंगजेब क्या करता है कि वो प्रयास करता है कि सभी जगह पर जा जाकर नीतियों को अब लागू करने की बजाय हम सिखों के क्षेत्र में जो है उनके गुरु को ही क्या कर लें, नीति को लागू करने की बात कर लें। क्योंकि ये जो है ना तेग बहादुर सिंह क्या करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, याद रखिएगा, और इस्लाम के धार्मिक नीति के या फिर औरंगजेब के विरुद्ध जो है ना प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, ये बातें औरंगजेब को पता चलती है, और औरंगजेब ने क्या किया, तेग बहादुर सिंह को जो है याद रखिएगा अपने दरबार पे बुलाया और बंदी बना लिया, और इनको प्रयत्न किया, और खासकर इनको मारने से पहले, इनकी हत्या करने से पहले 5 दिन पहले बहुत यातनाएं दी गई थी। ठीक है, तो उस यातनाओं की बात भी की जाती है, याद रखिएगा कि इनके समय में, ठीक है, इनसे जुड़े हुए लोगों को यातनाएं दी, और फिर उसके बाद जो है तेग बहादुर सिंह को जो है यातनाएं दी, और 5 दिन की यातनाओं के बाद जो है इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, किस चीज के लिए, केवल इस्लाम को नहीं अपनाने या नहीं स्वीकार करने के कारण। ठीक है, और इसके बाद जो है सिखों का विद्रोह जो है काफी तेजी से बढ़ जाता है, याद रखिएगा, औरंगजेब के विरुद्ध में। तो ये याद रखिएगा, यहां पर एक नोट से याद रखिएगा थोड़ा सा, 5वें गुरु और 9वें गुरु। ठीक है, 5वें गुरु और 9वें गुरु के संबंध में याद रखिएगा अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर सिंह। एक की हत्या के कारण याद रखिएगा जहांगीर, और दूसरा औरंगजेब। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिखों के गुरुओं में 2 गुरुओं की हत्या के जो मूल कारण है, याद रखिएगा, वो मुगल रहे हैं। एक के समय जो रहा है वो अर्जुन देव के समय, याद रखिएगा, 5वें गुरु हैं, और 9वें गुरु जो है तेग बहादुर सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर सिंह की जो है हत्या कर दी जाती है, और इसके कारण जो है संघर्ष काफी बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कत्ल कर दिया गया, याद रखिएगा। और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि गुरु तेग बहादुर सिंह ने जो है जब ये दिल्ली जा रहे थे उसके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, तो इनको पता था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ क्या हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। उसी आधार पर जो है इसने अपनी 19वीं, ठीक है, या 19 वर्ष के जो है, याद रखिएगा,
जो गुरु गोविंद सिंह है, याद रखिएगा, उनको जो है अपनी राजगद्दी सौंप दी थी, वो 10वें गुरु बने और वो अंतिम गुरु भी थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, सिखों के गुरुओं के बारे में थोड़ा सा उनके संबंध में जो चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये घटना थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अकबर के संघर्ष के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, पुत्र अकबर का संघर्ष, और यहीं पर याद रखिएगा राजपूतों का संघर्ष। ठीक है, तो पुत्र अकबर का संघर्ष याद रखिएगा। तो इसी समय जो है अकबर का संघर्ष भी प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है राजपूतों का संघर्ष प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा कि लगातार औरंगजेब के जो है इस धार्मिक नीति के द्वारा जो है ना, कई बार राजपूत अब संघर्ष करना प्रारंभ कर चुके थे। अब जब राजपूत संघर्ष करना प्रारंभ कर चुके होते हैं, याद रखिएगा, तो ऐसे में अकबर की सेना बार बार राजपूतों के संबंध में जो है ना कई ऐसी विचलित परिस्थितियों को प्राप्त करता है, या फिर ऐसी स्थिति आता है जिसमें लगातार जो है राजपूतों का हनन किया जाता है, या राजपूतों को जो है मारा जाता है, हत्या की जाती है। ठीक है, उनके सैनिकों को, उनके क्षेत्र को, उनकी महिलाओं को लगातार जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। अब इस स्थिति को देखकर जो है अकबर इससे बहुत निराश हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है कभी ऐसे मुगल के क्षेत्र में जो है कभी इस प्रकार की धार्मिक अवनति जो है कभी नहीं आई थी। ठीक है तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा इसने धर्मांधता की नीति कहा, यानी औरंगजेब की जो नीति थी, याद रखिएगा, उसे कहा है धर्मांधता की नीति। ठीक है, किसने? अकबर ने। और अकबर क्या करता है, याद रखिएगा, अब यहीं पर जो है ये थोड़ा विचार से उदार होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस अवसर पर जो है ना कुछ राजपूत थे, याद रखिएगा, राजपूतों ने जो है इसे भरोसा दिलाया कि यदि तुम हमारे तरफ से, ठीक है, या हमसे संधि कर लो तो हम तुम्हारे विरुद्ध जो है क्या करेंगे, तुम्हारे पिता के विरुद्ध यानी औरंगजेब को जो है उसके राजगद्दी से हटा देंगे और तुमको वास्तविक राजा बना देंगे। यानी राजा किसे बना देंगे? अकबर को। ठीक है, तो इस प्रकार से परिस्थितियां बनी थी, याद रखिएगा। लेकिन होता क्या है, अब इस घटना को समझिएगा कि जब औरंगजेब को यह बात पता चलती है, ठीक है, कि अकबर अपने राजपूतों के साथ मिल चुका है, ठीक है, तो औरंगजेब क्या करता है, अब औरंगजेब सेना भेजना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जब सेना भेजता है, याद रखिएगा, युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो राजपूतों के द्वारा जो है ना अकबर का साथ छोड़ दिया जाता है। अब ये क्यों छोड़ दिया जाता है, इसका भी एक मुख्य कारण है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि औरंगजेब ने क्या किया था, एक पत्र लिखा था। औरंगजेब के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है और लिखता है कि पुत्र अकबर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अपने दुश्मन के खेमे में घुसकर, ठीक है, तुमने इतना अच्छा काम किया है, हम धीरे धीरे मिलकर राजपूतों को समाप्त कर देंगे और अपने इस्लाम दारुल जैसे नियम को जो है हर जगह पर विख्यात कर देंगे। ठीक है, अब ये बात क्या होता है, राजपूतों को पता चलता है कि अकबर को, वो सोचता है कि अकबर जो है कहीं ना कहीं घुसपैठी है और ये जो है हमारे राजपूतों को जो है समाप्त करने के लिए आया है और उसका साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है अकबर को ये बात पता चल जाती है कि अगर अब मेरा पिता इधर मुझे राजपूत मार देंगे और या तो फिर मेरा औरंगजेब मेरा पिता मार देगा। ठीक है, तो फिर पलायन करके जो है वो क्या करता है, दक्षिण की तरफ चला जाता है। ठीक है, और उसके पीछे पीछे जो है औरंगजेब भी दक्षिण की तरफ जाता है, तो दक्षिण का साम्राज्य विस्तार नीति इसके बाद पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो अकबर के पीछे पीछे वो जो है वहां पहुंचता है और जब अकबर दक्षिण की तरफ पहुंचता है तो ये जो है भागकर फारस के क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, और वहां के शाह जो शासक था, याद रखिएगा, उसके साथ रुकता है। हालांकि शिवाजी के पुत्र ने भी इसको संरक्षण दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, शिवाजी के पुत्र जो संभाजी हैं, याद रखिएगा, उसने भी संरक्षण दिया। ठीक है, मराठा में, क्योंकि मराठा का उदय हो चुका है, याद रखिएगा, आगे अलग से हम पढ़ेंगे, मराठा का उदय पढ़ेंगे। तो शिवाजी अभी समाप्त हो चुके हैं, वहां पर कौन है, उसका पुत्र है संभाजी, शिवाजी का पुत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसने जो है अकबर को शरण दिया, उसके बाद जो है फिर वो दक्षिण में पलायन कर जाता है और दक्षिण से फिर सीधे कहां चला जाता है, फारस चला जाता है और फारस में ही उसकी मृत्यु हो जाती है 1706 के आसपास, 1705 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इधर औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसी के समय जो है अकबर की मृत्यु भी हो जाती है आपके फारस के क्षेत्र में। तो फारस का शासक था उस समय, याद रखिएगा, शाह। ठीक है, तो शाहों के द्वारा जो है इस प्रकार से उसको शरण दे दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है अकबर का जो संघर्ष था, ये सफलता और असफलता के मध्य जो है एक बीच की कड़ी में जाकर जो है अपना जीवन बचाने के योग्यता को देखकर जो है ये फारस पलायन कर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिएगा ये जो समय है 1680 का समय है, याद रखिएगा।
जब अकबर ने जो है अपने पिता के विरुद्ध जो है क्या कर दिया था, संघर्ष या विद्रोह कर दिया था। ठीक है, 1680 का समय याद रखिएगा। तो घटनाओं को थोड़ा सा याद रखिएगा। परंतु राजपूतों ने बीच में साथ छोड़ दिया। कारण मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा, कि औरंगजेब के पत्र के कारण जो है इसने साथ छोड़ दिया था। ठीक है, फिर अकबर जो है कहां चला जाता है, मराठाओं के पास। संभाजी के पास। फिर वहां से भी याद रखिएगा दक्षिण भारत जाता है और दक्षिण भारत से फिर फारस चला जाता है, याद रखिएगा। फारस जाकर जो है अपनी जान बचा लेता है, फाइनली फारस पलायन कर जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा इसके बाद जो है राजपूतों में, चूंकि राजपूतों ने जो है उसका साथ दिया था, याद रखिएगा, ठीक है, अकबर का, तो उसी के आधार पर जो है राजपूतों के विरुद्ध जो है अब औरंगजेब ने जो है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के जो है ना, इसने जो है राजनीतिक और धार्मिक कारणों से जो है अब अपने अस्तित्व को लड़ने के लिए जो है राजपूतों ने जो है एक विद्रोह प्रारंभ कर दिया, याद रखिएगा। तो ये विद्रोह का कारण है, याद रखिएगा, एक है राजनीतिक कारण, दूसरा है धार्मिक कारण। ठीक है, और इसमें जो है दो राजपूत जो है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, याद रखिएगा, एक है मारवाड़ और दूसरे मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त करना सबसे पहला कारण था, और दूसरा कारण याद रखिएगा जिसमें लगातार धार्मिक अवनति जो हो रही थी हिंदुओं की, उसके कारण भी इन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और मंदिरों के साथ साथ जो है महिलाओं के साथ जो है अपमानित व्यवहार किया जा रहा था। इस प्रकार से जो है मारवाड़ और मेवाड़ के शासक जो है अब विद्रोह में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है याद रखिएगा, सबसे पहला जो आक्रमण है अब इस विद्रोह को दबाने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहला जो है इसमें मारवाड़ पर आक्रमण किया गया। तो मारवाड़ पर जो आक्रमण किया गया, याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा यह किया गया था 20 दिसंबर 1678 को। 20 दिसंबर 1678। ठीक है, और यही कारण है कि इसके बाद जो है राजपूतों ने भरोसा दिलाया था किसको, अकबर को। ठीक है, तो याद रखिएगा और इसी के साथ याद रखिएगा कि इसने जो है मारवाड़ को बहुत आसानी से जीत लिया था, याद रखिएगा, बहुत बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो मारवाड़ को जीता इसने बहुत आसानी से। और दूसरा जो है याद रखिएगा, इसने जो है मेवाड़ पर, चूंकि मारवाड़ जो है, ठीक है, मारवाड़ पर अधिकार किया था जब इसने, या मारवाड़ की तरफ से जब विरुद्ध लड़ रहा था, याद रखिएगा, तो मेवाड़ भी मारवाड़ के साथ से लड़ रहा था, इसीलिए जो है मेवाड़ के विरुद्ध भी जो है इसने दूसरा आक्रमण किया, याद रखिएगा, मेवाड़ के विरुद्ध। ठीक है, तो कारण था इसका, जो कि युद्ध में सम्मिलित होने के कारण जो है मेवाड़ के राजा जो है राज सिंह इस समय जो है मुगलों के विरुद्ध जो है काफी बड़ा जो है एक प्रकार का युद्ध जो है घोषित कर चुके थे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसी में जो है मेवाड़ को भी जीत लिया गया। तो याद रखिएगा 1660 में जो है 1678 और 1680। ठीक है, तो 1680 में जो है मेवाड़ पर जीत हासिल कर लिया किसने, औरंगजेब ने, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है राजपूतों का संघर्ष भी रहा, याद रखिएगा, मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध में। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से जो है अंतिम तौर पर अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा मेवाड़ के साथ मुगलों को संधि करनी पड़ती है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें, याद रखिएगा, कि मारवाड़ के साथ की युद्ध की स्थिति क्या होती है, तो लगातार युद्ध जो है जारी होता है, याद रखिएगा, लंबे समय तक ये युद्ध चलता रहता है। ठीक है, औरंगजेब के आसपास जब मृत्यु के समय भी रहती बात, तो युद्ध जो है जारी रहता है। मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि मारवाड़ के क्षेत्र को जीतना और उस क्षेत्र में जो है बार बार अधिकार करना, ये लगातार किसी भी मुगल के बस में जो है एक प्रकार से नहीं थी, अगर वहां के शासक स्वयं उसके अधीनस्था मतलब स्वीकार ना कर लें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि मारवाड़ के साथ जो है लगातार युद्ध चलता रहता है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा मेवाड़ के साथ जो संधि की जाती है, मेवाड़ के साथ, वो कुछ शर्तों के साथ की जाती है। जैसे पहला एक शर्त रखा गया था, याद रखिएगा, कि जजिया जो कर लगाया गया था हिंदुओं के विरुद्ध, ठीक है, तो राणा सिंह को जो है यहां पर कर देना पड़ेगा, उसके बदले कोई क्षेत्र जो है आपको देना पड़ेगा औरंगजेब को। ठीक है, साथ ही साथ किया गया था, याद रखिएगा, कि
मुगलों ने जो है ना मेवाड़ में जो भी सैनिक रखे हैं उनको हटाना पड़ेगा, मतलब दोनों की तरफ से जो है एक एक शर्त रखे गए थे, याद रखिएगा, जिसमें जजिया कर देना पड़ेगा, किसको, मेवाड़ को देना पड़ेगा, और दूसरा मुगलों ने जो सेना मेवाड़ में रखी हुई है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात याद रखिएगा, इसमें जो है राणा जयसिंह को जो है यहाँ पर 5000 मनसब प्रथा के तौर पर जो है इसको शासक बनाया जाएगा, मतलब एक तरीके से पद दिया जाएगा, और इसके पुत्र भीम सिंह को जो है दरबार में जाकर जो है सेवा देना पड़ेगा। इस प्रकार के शर्त रखे गए थे के बारे में। अंतिम तौर पर देखिएगा, औरंगजेब के समय जो है कुछ अन्य विद्रोह भी हुए थे, कुछ नाम याद रखिएगा कुछ विद्रोहों के। ठीक है। इसमें याद रखिएगा यूसुफजई विद्रोह, यूसुफजई विद्रोह। ठीक है। तो यूसुफजई विद्रोह जो है, आपको बता दो, यूसुफजई विद्रोह जो है ये यूसुफजई जाति का विद्रोह था। ठीक है। तो 1674 में 1674 में जो है ये विद्रोह किया गया था। ठीक है। और याद रखिएगा कश्मीर में एक विद्रोह हुआ था जो कि एकदम अंतिम समय में हुआ था, याद रखिएगा कश्मीर में विद्रोह 1707 में। ठीक है। तो ये विद्रोह हुए थे, याद रखिएगा, जो कि इन विद्रोहों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर देखा जाए छोटी स्थिति के अनुसार तो बाकी विद्रोह काफी बड़े थे, याद रखिएगा, इन विद्रोहों को जो है, ठीक है, समाप्त किया गया। और कई ऐसे झूठे विद्रोह भी हुए हैं, याद रखिएगा, जैसे कि शाह शुजा के पुत्र के नाम पर विद्रोह। ठीक है। विभिन्न प्रकार के पुत्रों के नाम पर झूठा विद्रोह, याद रखिएगा, जिसे झूठा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो औरंगजेब के समय जो है झूठे झूठे विद्रोह भी हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा अंतिम बिंदु पर जो है इसके समय जो है साम्राज्य विस्तार में कौन कौन से साम्राज्य का विस्तार किया गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा साम्राज्य विस्तार में तो साम्राज्य विस्तार के नाम पर याद रखिएगा पहला विस्तार जो है इसने प्रयास किया था उत्तर पूर्व क्षेत्र असम, और दूसरा प्रयास किया था इसने दक्षिण भारत अहमदनगर, दूसरा गोलकुंडा, और तीसरा बीजापुर। ठीक है, इसी में हम समझने का प्रयास करेंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले उत्तर पूर्व के क्षेत्र की बात करें, याद रखिएगा, तो उत्तर पूर्व में जो है ना अगर देखा जाए, याद रखिएगा, तो असम और कूच बिहार के जो शासक थे, याद रखिएगा, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर दो क्षेत्र हैं, याद रखिएगा उत्तर पूर्व में, एक आपका असम है, असम का क्षेत्र, और दूसरा है कूच बिहार। ठीक है, कूच बिहार। तो याद रखिएगा कहा यह जाता है कि असम के क्षेत्र में पूर्णतः विजय जो है कभी मुगलों ने प्राप्त कर ही नहीं पाए। ठीक है, लेकिन हाँ एक समय था जब असम के राजा ने जो है अपनी मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर जो है जो शाह शुजा के अवस्थित शासन प्रणाली जो थी, याद रखिएगा, ठीक है, उस समय जो है असम के क्षेत्र में और कूच बिहार के क्षेत्र में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। ठीक है, और मुगलों जो शासक थे, याद रखिएगा, मुगलों के विरुद्ध जो है खड़े होने का शासन जो है एक तरीके से शाह शुजा के समय जो है किया गया था। ठीक है, आपको याद होगा कि शाह शुजा का जो साथ दिया गया था बंगाल के क्षेत्र के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे में जो है औरंगजेब, इस बात को पता था कि औरंगजेब की शाह शुजा का साथ किसने दिया है, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र, असम के क्षेत्र में और कूच बिहार के क्षेत्र के लोगों ने दिया था। ठीक है, तो ऐसे में जो है सबसे पहले जो है इसने प्रयास किया कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जो है अपना साम्राज्यवादी नीति को जो है सबसे पहले यहीं से शुरुआत की जाए, और इसी आधार पर जो है इसने जो है ना 1661 में, याद रखिएगा, प्रारंभिक समय में तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन याद रखिएगा कि एक व्यक्ति है जो कि इसने जो है, आपको याद होगा, मीर मुज्जल, मीर मुज्जल जो है इसने जो है शाहजहां को क्या दिया था, कोहिनूर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको जो है बंगाल के क्षेत्र का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, तो इसी ने जो है बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में धीरे धीरे क्या किया, आक्रमण करके अपने क्षेत्र का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसने सबसे पहले जो क्षेत्र का विस्तार प्रारंभ किया, याद रखिएगा, तो अच्छा मीर जुमला नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, मीर मुज्जल नहीं, मीर जुमला। ठीक है, मीर जुमला।
ठीक है, मीर जुमला याद रखिएगा, मीर जुमला जो बंगाल का सूबेदार बनाया गया और उसके बाद जो है ये अपने क्षेत्र का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, याद रखिएगा, क्षेत्र का विस्तार। अब क्षेत्र का विस्तार करते हुए जो है याद रखिएगा इसने कूच बिहार और असम के क्षेत्र में जीत हासिल कर ली। ठीक है, और याद रखिएगा सिर्फ 5 साल तक यहां पर था। ठीक है, 5 साल तक ही केवल इस क्षेत्र को जीत सका था। तुरंत जो है असम के क्षेत्र ने जो है, यहाँ के राजा ने जो है पुनः जो है अपना क्षेत्र वापस ले लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कूच बिहार क्षेत्र में क्षेत्र का विस्तार किया। तो पहला कूच बिहार क्षेत्र, हाँ कूच बिहार क्षेत्र में लंबे समय तक इनका शासन रहा, याद रखिएगा, लेकिन असम के क्षेत्र को ये ज्यादा समय तक जो है अपने अध्ययन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा मीर जुमला के नाम से। ठीक है, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है कूच बिहार की राजधानी को पहले जो जीता, याद रखिएगा, और उसके बाद जो है चूंकि 1663 में जो है ना मीर जुमला की एक बीमारी से मृत्यु भी हो जाती है, जिसके कारण अब उसका जो क्षेत्र विस्तार था वो कमजोर पड़ गया। इसी कारण जो है असम के क्षेत्र के शासक जो है ना पुनः अपना क्षेत्र जो है वापस ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कूच बिहार जो है तो पूर्व एक बस कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा कि औरंगजेब के समय जो है मीर जुमला नामक व्यक्ति को जो है इसने बंगाल का सूबेदार बनाया और इसने अपने क्षेत्र विस्तार नीति के तहत जो है कूच बिहार की राजधानी पर आक्रमण किया और उसे जीता। और बाद में जो है असम के क्षेत्र पर चूंकि उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, उसके कारण असम के क्षेत्र को भी जीत लिया था, लेकिन केवल कुछ समय तक ही इसको अपने अधीनस्थ रख पाया। और इसी बीच जो है 1663 में जो है मीर जुमला की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है पुनः असम का क्षेत्र जो है फिर से असम के शासकों के पास चला गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी के बाद देखिएगा दक्षिण भारत अभियान के तहत जो है दक्षिण भारत अभियान में सबसे पहला जो अभियान था, याद रखिएगा, औरंगजेब जब इस क्षेत्र में, ठीक है, तो याद रखिएगा अपने पुत्र का पीछा करते हुए 1682 में यह दक्षिण भारत पहुंचा था। कौन? औरंगजेब। ठीक है, 1682 में यह दक्षिण भारत पहुंचा और दक्षिण भारत पहुंचने के बाद याद रखिएगा सबसे पहले जो है उसने उत्तर भारत अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जब ये दक्षिण भारत 1682 में आया उसके बाद उत्तर भारत कभी नहीं जा पाया। ठीक है, इसके बाद कभी भी उत्तर भारत गया ही नहीं है। ठीक है, पूरे 25 साल जो है कहां बिता दिया? दक्षिण भारत में। दौलताबाद में इसकी मृत्यु हुई, दौलताबाद क्षेत्र में जो है इसका मकबरा बना। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतिम 25 साल जो है इसके यहीं बीते हैं। अब इसी के विरुद्ध जो है ना उत्तर क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसी में जो है पूरा का पूरा जो मुगल शासन का पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले जो है इसने, याद रखिएगा, सबसे पहले इसने किसको जीता था? तो याद रखिएगा पहली जीत बीजापुर को। ठीक है, तो बीजापुर को सबसे पहले जीता, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के बाद याद रखिएगा कि यहां पर जो है इसको जीतने के लिए सबसे पहला जो जीतने के लिए जो है ना इसने राजा जय सिंह को जो है यहां भेजा था। और ध्यान रखिएगा यहीं पर एक संधि हुई थी। ठीक है, इस संधि को पूछा जाता है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। किसके किसके मध्य? शिवाजी और जय सिंह के मध्य। ठीक है, तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पुरंदर की संधि करने के लिए जो है किसने बाध्य किया था? तो जय सिंह ने जो है शिवाजी को बाध्य किया था। और ये जो समय है 1665 का, याद रखिएगा, पुरंदर की संधि के लिए। ठीक है, हालांकि इसे आप जब मराठा का उदय पढ़ेंगे तो उसके मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। अभी हम केवल यहां पर सिर्फ याद रखने का प्रयास कर रहे हैं कि 1665 में जो है पुरंदर की संधि किसने की थी? शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, जय सिंह ने बाध्य किया था शिवाजी को, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा जो ये बीजापुर विजय के बारे में था। दूसरा याद रखिएगा गोलकुंडा का विजय। ठीक है, गोलकुंडा के जो शासक थे, याद रखिएगा यहां पर अब्बुल हसन। ठीक है, तो अब्बुल हसन जो है यहां पर ये शासक था। गोलकुंडा का। ठीक है, और इसने, याद रखिएगा, इसके बारे में बात की जाती है गोलकुंडा के शासक के बारे में। ठीक है, तो चूंकि याद रखिएगा गोलकुंडा जो है ना समय समय पर बीजापुर राज्य और मराठों की सहायता करता था। ठीक है, इसलिए जो है इसके विरुद्ध जो है, याद रखिएगा,
ये आक्रमण किया गया था। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इस आक्रमण की तो बात की ही जाती है, साथ ही साथ ये कहा जाता है कि गोलकुंडा के जो शासक थे, ठीक है, ये सिया संरक्षण में रहते थे, यानी सिया जो धर्म के लोग हैं, याद रखिएगा इस्लाम धर्म में सिया जो धर्म है इनको संरक्षण भी देते थे और स्वयं जो है सिया धर्म को ही मानते थे। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा इसमें आक्रमण का मुख्य कारण आपका ये 3-4 बातें आ गई, याद रखिएगा। और इसी के साथ याद रखिएगा गोलकुंडा को आक्रमण करने के लिए जो है ना अपने शहजादा शाह आलम को भेजा गया था, ठीक है। तो ये समय है याद रखिएगा 1685 का, 1685, और औरंगजेब ने अपने पुत्र शाह आलम को यहां भेजा था, याद रखिएगा औरंगजेब ने, ठीक है। तो यहां पर उसको भेजा गया था गोलकुंडा के क्षेत्र में और गोलकुंडा का क्षेत्र जो है ये याद रखिएगा अंततः 1687 में, ठीक है, 2 साल के अंदर जो है 1687 में मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है, ठीक है। 85 से शुरू होता है और 87 में समाप्त होता है, याद रखिएगा। और उसी के बाद याद रखिएगा अहमदनगर का जो क्षेत्र है वो लगातार, यानी कि सबसे शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो बीजापुर और अहमदनगर का जो क्षेत्र है इसने बहुत आसानी से जीत लिया था, याद रखिएगा अहमदनगर के क्षेत्र को भी, ठीक है। तो बहुत ये 3 जो है क्षेत्र याद रखिएगा, जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के बारे में कहा जाता है कि साम्राज्य विस्तार में जो है इसने अधिकांश समय कहां बिताया है, दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दक्षिण भारत का विजय के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अंतिम कुछ बिंदुओं पर देखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु का जो समय है, ठीक है, उनके आधार पर जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो याद रखिएगा इसके समय में याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि इसके दक्षिण अभियान तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो इसी के साथ याद रखिएगा औरंगजेब के पतन का जो मुख्य कारण कहा जाता है या मुगल साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण कहा जाता है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा मुख्य कारण था, याद रखिएगा अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल साम्राज्य हुए या फिर ऐसा कहा जाता है शासक हुए, ये योग्य नहीं थे, ठीक है। तो अयोग्य उत्तराधिकारी मुख्य कारण था। लेकिन मुगल के तौर पर अगर आप देखा जाए कि औरंगजेब ने जो है अपनी धार्मिक नीति को इस प्रकार से कट्टर कर दिया था कि छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ, साथ ही साथ जो है काफी विद्रोह हुए और काफी ज्यादा संघर्ष जो है इस समय में करने पड़े थे, ठीक है। और सबसे मूल कारण क्या है, तो 25 साल पूरे कहां रहना, दक्षिण भारत में रहना, इसका मुख्य कारण था, जिसमें केंद्रीय सत्ता दिल्ली में या दिल्ली के क्षेत्र में थी, परंतु केंद्रीय सत्ता के साथ काम न कर पाने के कारण जो है एक क्षेत्र में विद्रोह का कारण भी बना आपका मूल क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, तो याद रखिएगा इसके शासनकाल का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि इसके बारे में याद रखिएगा कि औरंगजेब जो है इसने ताजमहल का एक बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। आपने इसको मैंने शुरू में ही बताया था, याद रखिएगा औरंगाबाद क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा औरंगाबाद क्षेत्र में बीबी का मकबरा, जिसे कहा जाता है, ठीक है, घटिया नकल या फिर नकल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसे ताजमहल का नकल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है 2 प्रकार के करों के बारे में कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसको समाप्त किया गया था मुख्य रूप से, तो राहदारी कर और पानदारी कर, ये 2 करों का नाम है, याद रखिएगा, जो कि समाप्त किया गया था, ठीक है। राहदारी कर और पानदारी करों को समाप्त किया गया था। इसी प्रकार याद रखिएगा कि अगर सेनापति की बात करें तो सेनापति के तौर पर याद रखिएगा इसके जो सेनापति थे, ठीक है, लगभग 1/3 सेनापति कौन थे, हिंदू थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। औरंगजेब के 1/3 सेनापति हिंदू हुआ करते थे, याद रखिएगा, और बाकी बचे वो कौन थे, इस्लाम, हाँ इस्लाम थे, ठीक है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि इसके समय जो है इसने कर व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए थे, ठीक है। तो कर व्यवस्था के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, या लगान व्यवस्था, इसकी जो कर व्यवस्था थी, याद रखिएगा, जिसमें अगर देखा जाए तो इसने जो है कुछ लोगों को करों से छूट दिया था, ठीक है। अब करों से छूट देने का मतलब यह है कि जैसे 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे
उनको करों से छूट दी गई थी। स्त्रियों को, ठीक है, जो गरीब थे उनको, और जो बिल्कुल नहीं कमाते थे, जिनका आय जीरो था उनको, ठीक है। तो विभिन्न लोगों को, बूढ़े को भी कर से छूट दिया गया था। जो लोग आय कमा सकते थे या इनकम जिनका था वही केवल कर प्रदान करते थे। इस प्रकार से इसके समय में करों के संबंध में जो है कुछ दिरहम में जो है इसे बांटा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे प्रारंभिक चीजें याद रखिएगा कि करों में कितना कर दिया जाता था इसके समय में। तो कर के समय में देखिएगा, इसके समय में जो है जो भी 200 दिरहम तक कमाता था, जिसका आय 200 दिरहम तक होता था, उसे देना पड़ता था 20 दिरहम, ठीक है, सॉरी 12 दिरहम, ठीक है। प्रारंभिक समय में 12 दिरहम देना पड़ता था, ठीक है। उसी प्रकार जो है जो 200 से 10,000 तक कमाता था, ठीक है, 200 से 10,000 तक वो देता था 24 दिरहम, और जो 10,000 से अधिक कमाता था, याद रखिएगा, से अधिक, वो देता था 48 दिरहम, याद रखिएगा। तो इसका लगान व्यवस्था जो था वो कुछ इस प्रकार से था, याद रखिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण इसने किया था, ठीक है। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है। और ये बीबी का मकबरा कब बनवाया था? 1678 में, याद रखिएगा, ठीक है। ये था औरंगजेब के बारे में, याद रखिएगा। तो औरंगजेब के संबंध में इतना याद रखिएगा, ठीक है। कल से जो है हम लोग मुगल काल के उत्तरवर्ती क्षेत्रों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है सूफी आंदोलन के बारे में और भक्ति आंदोलन के बारे में कल थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल का, ठीक है, इतिहास, याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, चलिए।